हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, मैराथन क्लास आज का है जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और यहां से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इसके पहले हमने जो वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया है वो आपको प्लेलिस्ट में देखना है। शिव कोचिंग क्लासेस का प्लेलिस्ट है 2024 का, जाकर के देखो। जो भी हमने प्रोवाइड किया है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है आपका, लेंथेनाइड संकुचन की तुलना में तत्वों से तत्वों में तुलना करेंगे तो एक्टिनाइड संकुचन अधिक होता है, क्यों? कहने का तात्पर्य यह हुआ कि लेंथेनाइड संकुचन कम होता है और एक्टिनाइड संकुचन अधिक होता है। कारण क्या है? देखिए, लेंथेनाइड की बात करते हैं तो ये 4f श्रेणी के तत्व हैं और जब हम बच्चों एक्टिनाइड की बात करते हैं तो ये 5f श्रेणी के तत्व हैं। थोड़ा समझिएगा, लेंथेनाइड के 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में एक्टिनाइड में 5f इलेक्ट्रॉनों का कमजोर परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूं कि परिरक्षण प्रभाव होता क्या है। जैसे बच्चों मैंने कहा ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ है जिसे कोष कहते हैं। थोड़ा परिरक्षण प्रभाव बताना पड़ेगा ना, तभी तो क्लियर हो पाएगा। परिरक्षण प्रभाव का मतलब ये होता है, मान लीजिए सबसे बाह्यतम कोष है। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, इलेक्ट्रॉन यहां पर, लेकिन इसके अंदर तो ढेर सारे, जैसे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8, फिर 18, फिर मान लीजिए 18, ऐसे इलेक्ट्रॉन है। तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, चूंकि नाभिक है, नाभिक हर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन बच्चों, जो ये बाहर से अंदर वाला, मान लीजिए n है, तो ये हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा n-2, सही है कि नहीं? तो यहां जो इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? दूर भगाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन है वो भी अंदर आने की कोशिश करेगा इस नाभिक के कारण, लेकिन उसके अंदर जो कोष है वहां के इलेक्ट्रॉन इसको दूर भगाने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रकार से रक्षा की भांति कार्य करते हैं, इसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। किंतु जो आपका 5f है, इसमें थोड़ी परिरक्षण प्रभाव कम होता है। परिरक्षण प्रभाव कम का मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन को दूर भगाने में कमजोर हो जाते हैं ये, तो अंदर की ओर ज्यादा खिसकता है, इसलिए संकुचन ज्यादा होता है। संकुचन का मतलब होता है आकार में कमी। फिर से समझना, इसको आप लोग यदि माइंड में सेट नहीं करोगे तो ये भूल जाएगा, हर बार भूल जाता है। देखो, होता क्या है कि बाहर के इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है सर, लेकिन उसके अंदर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन इसको दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह प्रभाव परिरक्षण प्रभाव है। मतलब बाह्यतम कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष की बात छोड़ दो, उसके अंदर वाले कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले को अंदर की ओर आने की कोशिश नहीं कर, भाई बोला तू बाहर चल, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि अंदर वाला जो कोष है एक रक्षा की भांति कार्य करता है, तो ये परिरक्षण प्रभाव। लेकिन जब परिरक्षण प्रभाव दुर्बल हो जाता है, ठीक है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। तो जब आकर्षित होंगे तो आकार में कमी होगी, संकुचन ज्यादा होगा। तो जो आपका एक्टिनाइड समूह है, इसमें आपका 4f इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव कम होता है, कमजोर होता है, इसलिए थोड़ा संकुचन ज्यादा होता है। आप लोग इतना समझ लो कि परिरक्षण प्रभाव जिसका मजबूत होगा, यानी जो धक्का देगा ज्यादा बाहर के इलेक्ट्रॉन को, तो वो अंदर की ओर आएगा नहीं, तो संकुचन कम होगी। और जो इसका परिरक्षण प्रभाव दुर्बल है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन वाले जो हमारे कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब अंदर के कोष के जो इलेक्ट्रॉन है, उनका परिरक्षण प्रभाव यदि कम है तो फिर ये आसानी से आकर्षित होगा और संकुचन अधिक हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि लेंथेनाइड में थोड़ा परिरक्षण प्रभाव मजबूत होता है, इसलिए इसका संकुचन कम होता है। लेकिन वहीं पे आपका जो एक्टिनाइड के इलेक्ट्रॉन है, इसमें परिरक्षण प्रभाव थोड़ा सा कम होता है, इसलिए इसका जो संकुचन है अधिक होता है। चीजें क्लियर हो गई? उम्मीद करता हूं कि क्लियर ही हो गया होगा, क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन कम होता है, एक्टिनाइड संकुचन अधिक होता है। इसका एक ही फैक्ट है कि लेंथेनाइड में जो इलेक्ट्रॉन है उनमें जो आपका परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है, तो संकुचन कम होता है, और एक्टिनाइड में परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण संकुचन ज्यादा होता है। सीधा फंडा बच्चों क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। Cu1 पॉजिटिव रंगहीन और परंतु Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है, क्यों? देखिए, जब आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ते हो तो ऐसे एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक के जो संक्रमण तत्व हैं, उनमें यदि डी संक्रमण पाया जाता है, डी संक्रमण का मतलब होता है डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन ही डी कक्षक में ही जाए, मतलब कूदते रह जाएं एक कमरे से दूसरे कमरे में, तो वो रंगीन होता है। जहां पर डी संक्रमण पाया जाता है वहां पे रंगीन होना जायज है। अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा डीप में समझाता हूं, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यदि आपसे कह दूं
तो ये होता है बच्चों 3d10 और 4s1। अब जब कॉपर 1 पॉजिटिव है तो s का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, s का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो s में 0 बचा और 3d10। अभी d में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है, देखो तो इसमें dd संक्रमण संभव नहीं है क्योंकि सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, और dd संक्रमण तभी संभव होगा जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन वहीं पे जब कॉपर 2 पॉजिटिव एक और इलेक्ट्रॉन चला गया, पॉजिटिव का तात्पर्य है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। इस स्थिति में s में 0 और 3d9 हो जाएगा। जब 3d9 हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ, देखिएगा इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि d का एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, अब इसमें अयुग्मित हो गया, और जहां पे d कक्षक अयुग्मित होंगे वहीं पे dd संक्रमण पाया जाएगा, dd संक्रमण पाया जाएगा, और जिसमें भी dd संक्रमण पाया जाएगा वो रंगीन होगा। इसलिए इसमें dd संक्रमण संभव है इसलिए रंगीन है, जबकि इसमें dd संक्रमण संभव नहीं है इसलिए रंगहीन है। देखिए Cu1 पॉजिटिव का उपकोष पूर्ण भरा होता है, देखो जरा पूर्ण भरा है, d में 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पूरे के पूरे भरे हैं। इस प्रकार इनका dd संक्रमण नहीं होता, वह सफेद अथवा रंगहीन रहता है। जबकि Cu2 पॉजिटिव की बात करते हैं, Cu2 पॉजिटिव में अयुग्मित 3d इलेक्ट्रॉन होने के कारण एवं dd संक्रमण संभव होने के कारण यह रंगीन होता है। कुछ भी है, कोई भी अभी आप 2-4 क्वेश्चन देखोगे इससे रिलेटेड कि भाई साहब कोई भी संक्रमण धातु आयन के रूप में रंगीन तभी हो सकता है जब उसमें dd संक्रमण पाया जाएगा, और dd संक्रमण तभी हो सकता है जब उसमें जो आपके d कक्षक हैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पूर्ण रूप से भरे ना होने चाहिए। ठीक है, तो वो आपका बच्चों उसमें dd संक्रमण संभव है। आगे चलते हैं, Mn2 पॉजिटिव +3 अवस्था में Mn2 पॉजिटिव यौगिक Fe2 पॉजिटिव से ऑक्सीकरण में अधिक स्थायी होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि Mn2 पॉजिटिव अधिक स्थायी है जबकि ये कम स्थायी है। क्यों, इसका रीजन भी बताऊंगा, एक एक करके बच्चों समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। देखिए Mn परमाणु क्रमांक आप जानते हो, Mn2 पॉजिटिव, सबसे पहले मैं Mn की बात करता हूं, ये मैग्नीज है, ठीक है, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कोई बता सकता है? तो मेरे हिसाब से 25 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो थोड़ा सा लास्ट की मैं बात करता हूं, केवल लास्ट की बात करता हूं, ठीक है। एस में बच्चों आपका जैसे मैं पूरा की बात कर दूं भाई, आपका हो जाएगा 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, अभी मैं सिर्फ Mn की बात करता हूं, अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप कहोगे सर पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 3d, फिर 4s2, 5। देखो जरा कितना, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20, 5 25। ये देखो पूरा हो गया। अब जब ये बच्चों 2 पॉजिटिव है, जब 2 पॉजिटिव है मतलब s का दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया तो s में 0 हो गया और 3d आपका 5 हो गया। अभी जो 3d 5 है, जब d कक्षक की बात करते हैं तो यदि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन है, सही है, तो ये अधिक स्थायी है। यदि मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन होता, पूरा का पूरा भरा होता, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन होते दोनों सब में, तो ये अधिक स्थायी होता। जब डी कक्षक में या तो एक इलेक्ट्रॉन अर्धपूर्ण हो या तो पूर्ण हो तो अधिक स्थायी होता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं Mn2 पॉजिटिव में, तो Mn2 पॉजिटिव में ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से Mn3 पॉजिटिव में नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि इसमें डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, ये स्थायी कक्षा है। फिर से समझने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं बच्चों ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े। भाई Mn2 पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ए है। इसको अब ऐसा भी, इसके पहले 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां से यहां तक यदि मैं बात करूं, ये 18 जो है आर्गन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके बुक में ऐसा देखने को मिले, आर्गन 4s0 3d5, तो ये आर्गन का मतलब होता है 18 इलेक्ट्रॉन। और 18 के बाद भाई देखो Mn का होता है टोटल 25, 2 पॉजिटिव मतलब 23, ठीक है, 18 हो गया आर्गन का, 5 23 हो गया। तो ये समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वही चीज है यहाँ पे मैं जो समझाया हूं, वही चीज है। यहाँ पे आर्गन कर देता बच्चों
और S में 4s2 और 3d5, ये Mn का है और Mn2 पॉजिटिव का, तो S में कितना हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है, तो यहां पर देखो Mn2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s0 है, 3d5 है, D में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो स्पष्ट रूप से Mn3 पॉजिटिव में परिवर्तित नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता ना। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि ये स्थायी है। जब स्थायी है भाई साहब, कोई भी परमाणु यदि स्थायी अवस्था में है यानी कक्षक स्थायी है, तो क्यों इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, इसलिए आपका स्थायी है, सरलता से Mn3 पॉजिटिव में परिवर्तित नहीं होता। लेकिन जब हम आयरन की बात करते हैं, बोलोगे सर आयरन कैसे समझेंगे? मैं आपको समझाने के लिए बैठा हूं ना भाई, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयरन का कितना होता है? मैग्नीज आयरन का होता है 26। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इसका होता है बच्चों लास्ट में 4s2 और फिर आपका हो जाएगा 3d6। ठीक है, अब जब 2 पॉजिटिव की बात करेंगे, Fe2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मतलब केवल 24 इलेक्ट्रॉन बचे, तो कहीं ना कहीं ये 4s में 0 और 3d में 6 है। ठीक है, अब ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों एक इलेक्ट्रॉन देकर ये स्थायी अवस्था में आ जाता है। कैसे स्थायी अवस्था में सर? 3 पॉजिटिव में आएगा तो 3d5 हो जाएगा। और मैंने आपको समझाया था कि जब d के एक एक इलेक्ट्रॉन हो कक्षक में, एक एक इलेक्ट्रॉन हो, तो अधिक स्थायी होता है। ठीक है, यदि मान लीजिए इसमें 6 तो इसकी अपेक्षा ये अधिक स्थायी है। तो Mn2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव में नहीं बदल सकता, क्योंकि 3 पॉजिटिव अवस्था के लिए तुलना करने के लिए बात की गई। क्यों? क्योंकि 3d में 5 है और 5 इलेक्ट्रॉन अधिक किसी में है या 10 इलेक्ट्रॉन तो अधिक स्थायी होता है। वहीं पे जब हम Fe2 पॉजिटिव की बात करते हैं कि Fe2 पॉजिटिव मतलब S का 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, आर्गन का 18 6 24। ठीक है, तो ये आपके बच्चों जब Fe2 पॉजिटिव होता है, इसमें ये अस्थायी है, 3d6 है, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होगा, अर्धपूर्ण होगा तभी स्थायी होगा। तो ये स्थायी को प्राप्त करने के लिए Fe3 पॉजिटिव आसानी से बना लेता है, इसलिए ये थोड़ा सा स्थायी नहीं है, जबकि ये अधिक स्थायी। बोला है ना, Mn2 पॉजिटिव इससे अधिक स्थायी है। क्यों? क्योंकि Mn2 पॉजिटिव Mn3 पॉजिटिव में नहीं बदलता आसानी से, जबकि Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में आसानी से बदल जाता है। देखो पूरी कहानी वही लिखी हुई है। उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं हम। अंतराकाशी यौगिक क्या है? संक्रमण धातुओं में ऐसे यौगिक क्यों ज्ञात हैं? बताओ। अंतराकाशी यौगिक का मतलब होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई भी यौगिक है, क्रिस्टल है, उसके जैसे मान लीजिए कोई भी परमाणु है, मान लीजिए संक्रमण धातु का ही कोई परमाणु है, उसके बीच में कोई अन्य परमाणु आकर उसके अंतराकाशी अंदर क्रिस्टल के अंदर जाकर व्यवस्थित हो जाता है, तो जो यौगिक बनता है वो आपका क्या कहलाता है? अंतराकाशी यौगिक। कुल मिलाकर के मान लीजिए संक्रमण धातु का एक क्रिस्टल है और क्रिस्टल के बीच में रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान में आकर के कोई अन्य परमाणु आकर के जुड़ गया है ना, और जुड़ करके एक नया यौगिक बनाया, तो आपका अंतराकाशी यौगिक कहलाता है। देखिए, अधिकांश संक्रमण तत्व उच्च ताप पर अधात्विक तत्वों के परमाणु जैसे हाइड्रोजन है, बोरान है, कार्बन, निकल, सिलिकॉन आदि के साथ अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। संक्रमण धातु के क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी रिक्तियों में, मतलब जो संक्रमण धातु होगा उसका क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल का मतलब है छोटे छोटे परमाणु मिलकर के एक नई इकाई का निर्माण कर देते हैं, वो क्रिस्टल कहलाता है बच्चों। उसके अंतराकाशी मतलब अंदर रिक्तियों में ये जाकर के क्या हो जाते हैं? ठीक ठीक से फिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो जो बनने वाला यौगिक होता है वो अंतराकाशी यौगिक बन जाता है। ठीक है, यह कहलाता है। चीजें क्लियर है? लिख लो भाई साहब, इसको समझने की जरूरत है, एग्जाम के पहले समझ के जाने की जरूरत है। यदि आप लोग फोकस कर रहे हो बच्चों तो डेफिनेट रूप से अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। अगला प्रश्न देखिए, मिश्र धातु क्या है? प्रमुख मिश्र धातु के नाम लिखते हुए, मतलब एक मिश्र धातु का नाम लिखते हुए उसका उपयोग लिखिए, और जिसमें कुछ लेंथेनाइड धातुएं होती हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं के साथ धातु या अधातु को मिला दिया जाए। फिर से समझिएगा, 2 अथवा 2 से अधिक धातुओं या धातु और अधातु। मिश्र धातु तभी कहलाएगा जब एक धातु एक अधातु या दोनों धातु, ऐसा नहीं कि 2 अधातु अधातु मिला दो। मिश्र धातु कब बन सकता है? धातु को धातु से मिलाने पर, या धातु के साथ अधातु मिलाएंगे, तो ये आपका मिश्र धातु ही कहलाएगा। लेकिन वहीं पे कोई कह दे कि अधातु को अधातु से मिला दे, तो ये यौगिक तो बनेगा लेकिन वो मिश्र धातु नहीं कहलाएगा। ये नोट कर लेना, कभी कभी लोग परिभाषा में गलत कर देते हैं ना, बोले सर अधातु भी बोले थे। 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला दे या धातु और अधातु को मिला दे तो आपका मिश्र धातु बन जाता है। यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा धातु या अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं।
जिसमें से एक मिश्र धातु लिया गया है लैंथेनाइड से, जिसमें 95% लैंथेनाइड धातु होता है, 5% आयरन के साथ थोड़ी सी मात्रा आप सल्फर ले लो, कार्बन ले लो, कैल्शियम, एल्यूमिनियम होता है। इसका उपयोग मैग्नीज आधारित मिश्र धातु में करते हैं, जो गोली के आवरण एवं लाइटर का उपयोग बनाने में, मतलब गोली के आवरण बनाने में और लाइटर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसमें पूछा भी गया है कि मिश्र धातु की परिभाषा, तो आपने कहा दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को, या तो दो या दो से अधिक धातु के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, एक मिश्र धातु कहते हैं। और मिश्र धातु जैसे लैंथेनाइड हमने 95% ले लिया, आयरन की मात्रा 5%, कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सल्फर, कार्बन, इसका उपयोग हम गोली के आवरण बनाने में और लाइटर बनाने में करते हैं। ये चीज आपको क्लियर रखना है। आगे चलते हैं बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आप आसानी से कर लोगे। स्पष्ट कीजिए कि Cu1 पॉजिटिव, कॉपर 1 पॉजिटिव जलीय विलयन में स्थायी नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसको जैसे ही जल में मिलाते हैं बच्चों तो ये Cu2 पॉजिटिव में बदल जाता है, बस इसी कारण से स्थायी नहीं रहता है। जैसे आपका Cu1 पॉजिटिव है, जैसे इसको हम जल में मिलाते हैं, मतलब एक्वस आयन में मिलाते हैं, तो Cu2 पॉजिटिव में हो जाता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया है ना, तो जब इसका मान लीजिए हम बैलेंसिंग करेंगे तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। ऐसा भी आप समीकरण दे सकते हो कि जैसे ही हम Cu1 पॉजिटिव को जल में मिलाते हैं तो ये Cu2 पॉजिटिव में, कहने का मतलब जलीय विलयन के साथ Cu1 पॉजिटिव स्थायी नहीं रहता, ये Cu2 पॉजिटिव में बदल जाता है। या कि आप इसको Cu1 पॉजिटिव इसका 2 भाग ले लो, तो ये एक्वस में जैसे ही मिलाएंगे बच्चों, एक्वस मतलब जल के साथ, तो ये Cu2 पॉजिटिव बन जाता है। मतलब Cu1 पॉजिटिव और Cu1 पॉजिटिव 2 लिया था, ठीक है, तो एक Cu में 0 हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मतलब कहीं ना कहीं इसको दे दिया गया और इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, इसमें 2 पॉजिटिव आ गया, इसका 0 आ गया, मतलब शुद्ध कॉपर बदल गया। ठीक, तो इसका तात्पर्य होता है कि Cu1 पॉजिटिव आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही जलीय विलयन में इसको मिलाते हैं तो तुरंत जल योजन के कारण ये Cu2 पॉजिटिव आयन में बदल जाता है। देखो जरा, जलीय विलयन में Cu1 पॉजिटिव आयन की तुलना में Cu2 पॉजिटिव आयन अधिक स्थायी है, मतलब Cu2 पॉजिटिव अधिक स्थायी रहता है जल के साथ। अधिक स्थायित्व उच्च ऋणात्मक जलयोजन एंथैल्पी के कारण है। यह Cu2 पॉजिटिव आयन के बनने में दी जाने वाली द्वितीयक आयनन एंथैल्पी की क्षतिपूर्ति करती है। इस प्रकार जलीय विलयन में Cu2 पॉजिटिव आयन अधिक स्थायी और Cu2 पॉजिटिव आयन में परिवर्तित हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जलीय विलयन में Cu1 पॉजिटिव जो होता है वो अधिक स्थायी Cu2 पॉजिटिव में बदलता है। अधिक स्थायी इसके लिए प्रयोग किया गया है, सॉरी बच्चों, यहां पर मैंने क्या कह रहा था कि Cu1 पॉजिटिव जो है वो अधिक स्थायी Cu2 पॉजिटिव आयन में बदल जाता है, क्योंकि जो आपका Cu2 पॉजिटिव आयन जो होता है अधिक स्थायी होता है। इसके कारण ये बता दिया पहले भी कि Cu1 पॉजिटिव जो है जलीय विलयन के साथ कम स्थायित्व रखता है, जबकि Cu2 पॉजिटिव जलीय विलयन के साथ अधिक स्थायित्व रखता है। इसका कारण उच्च ऋणात्मक जलयोजन एंथैल्पी के कारण Cu2 पॉजिटिव आयन के बनने में दी जाने वाली जो द्वितीयक आयनन एंथैल्पी की क्षतिपूर्ति करती है, ये मेन कारण है। कुल मिलाकर के यदि आपसे नहीं भी बन रहा तो आप कैसे लिखोगे कि यदि हम जैसे ही Cu1 पॉजिटिव आयन को जल में मिलाते हैं तो ये Cu1 पॉजिटिव जो है Cu2 पॉजिटिव में बदल जाता है, क्योंकि Cu1 पॉजिटिव के अपेक्षा Cu2 पॉजिटिव जल के साथ अत्यधिक स्थायित्व दर्शाता है। आप अपनी भाषा में लिखोगे जैसे मैं समझा रहा हूं, उतने भी आपको बराबर नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्यों? क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। आपको इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन में यह समझाया था कि यदि डी में या तो अर्धपूर्ण हो या तो पूर्ण भरा हो तो अधिक स्थायी होता है। जब मैं जिंक की बात करता हूं बच्चों, Zn की बात करता हूं, तो परमाणु क्रमांक होता है 30 और अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैं केवल अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर चलता हूं। अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब जब मैंने आपसे कहा कि डी में बच्चों या तो अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन हो या तो पूर्ण भरे हो, जैसे 5 डब्बे होते हैं यानी 5 कक्षक होते हैं, इन सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। पहले एक इलेक्ट्रॉन होने के नियम से फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हमने भर दिया। अब ये बच्चों स्थायी है। जब स्थायी है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है केवल और केवल जब ये आयन के रूप में होगा, मतलब यहाँ पे 30 है तो अब आपका 28 बचेगा। जब आयन 2 इलेक्ट्रॉन देगा 2 पॉजिटिव में, तो केवल S का इलेक्ट्रॉन चला जाता है और D का इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, क्योंकि बच्चों ये स्थायी है।
स्थायी है। कक्षक की मैं बात करता हूं कि यदि वो अर्धपूर्ण हो, डी कक्षक में यदि अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हों या तो पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हों बच्चों, तो अधिक स्थायी होता है। यदि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो आप आसानी से निकाल सकते हो पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भाई 1s2 2s2 2p6, ठीक है, फिर वही 3s2 3p6, फिर आपका 3d10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4s2। इस तरीके से पूरे के पूरे 30 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20, 10 30। ठीक है, तो देख लीजिए जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा है कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे कहा कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में s के इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है बच्चों, और जब चले गए तो भाई साहब +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने लगा। 3d कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, मतलब d में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। आगे देखिए, जब 3d10 की बात आती है तो ये पूर्ण पूरित कक्षक होने के कारण अधिक स्थायी होता है। क्या बताया मैंने? अधिक स्थायी। डी कक्षक में या तो अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हों या तो पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हों तो ये अधिक स्थायी होता है, जिसे निकालने के लिए अत्यधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज्यादा मात्रा में ऊर्जा लगती है। अतः यह केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। आसानी से बच्चों यहाँ पे S से जो 2 इलेक्ट्रॉन है आसानी से निकल जाते हैं। देखिए यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन थे, S का जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 28 बचा। 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। किसी पर यदि पॉजिटिव चार्ज आया है मतलब वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है। देखो कितना सिंपल है कि केवल और केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था की दर्शाता है, क्योंकि भाई साहब यहां पर बताया गया है, समझाया गया है कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का कारण यह है कि भाई साहब S के जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से त्यागे जा सकते हैं कम ऊर्जा पे, लेकिन जो D के इलेक्ट्रॉन है उसको यदि निकालना है तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अधिक ऊर्जा के लिए बच्चों कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, क्योंकि स्थायी कक्षा है, इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। इसलिए D के जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं निकलते, S के आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 पर पहुंच चुके हैं बच्चों। यहां पर देखिए प्रश्न क्रमांक 8 में संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्यों, क्या कारण है? लगभग जैसे इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया था उससे ही कुछ मिलता जुलता कारण बताऊंगा। पहले इसका उत्तर आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लो। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि N-1d कक्षक तथा NS कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। ठीक है, मतलब उनके स्तर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, जिससे डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। इन तत्वों में Mn अधिकतम परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। वैसे तो आप लोग एक चीज याद रखना कि संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इसके पीछे का रीजन इन्होंने ये बताया कि देखो जो संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो N-1d में प्रवेश करते हैं, और बच्चों NS जब भी जो संक्रमण तत्व होते हैं किसी से बंध बनाएंगे, किसी से संयोग करेंगे, किसी के साथ क्रिया दर्शाएंगे, तो पहले किसका इलेक्ट्रॉन जाएगा? NS का जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमारा ये नाभिक है, ये पहला कोष है, दूसरा कोष है, तीसरा कोष है और चौथा कोष है। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यदि मान लीजिए ये आपका nवां कोष है तो अंदर वाला N-1वां कोष है। तो NS की बात की जा रही है तो NS नहीं बाह्यतम वाले के लिए है। N-1d की बात की जा रही है मतलब उसके अंदर की बात है। तो जब कोई भी परमाणु जो है किसी के साथ बंध बनाएगा तो जो उसके इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां की, लेकिन जो संक्रमण धातु हैं, संक्रमण तत्व हैं, तो NS और N-1 इनकी जो ऊर्जा लगभग समान है, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने के लिए सहभागिता दर्शाते हैं, साथ में इसके भी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए सहभागिता दर्शाने लग जाते हैं। इसी कारण से यहां का इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित हो भी सकता है, यहां का भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसलिए परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। संयोजकता कैसे होगा बच्चों? किसी के साथ बंध बनाएगा तभी तो संयोजकता बनाएगा, किसी के साथ लेन देन कर सकता है, किसी के साथ साझा कर सकता है इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ना कहीं यदि बाहर वाले कोष का N कोष का NS से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और आपका बच्चों ऊर्जा जो है लगभग N-1d के बराबर, इनकी ऊर्जा लगभग समान है, तो जब इसका इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं स्थान ले रहा है तो इसका भी इलेक्ट्रॉन कहता हम भी तुम्हारे साथ सहभागिता दर्शा सकते हैं। इस कारण से कहा जाता है बच्चों कि संक्रमण जो धातु है,
संक्रमण जो तत्व हैं वो परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कारण यह है कि दोनों में ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम होता है, लगभग समान होता है। इसलिए जो आपका NH तो संयोजी कोष का काम करता है। संयोजी कोष का मतलब यह होता है कि ऐसा कोष जहां से इलेक्ट्रॉन बंद बनाने की क्षमता रखते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होने की क्षमता रखते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़ने का काम करते हैं, वो संयोजी कोष कहलाता है। लेकिन ऊर्जाओं की समानता के कारण N-1D कक्षक भी संयोजी के तरह कार्य करने लग जाते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन भी संयोजी की तरह कार्य करने लग जाते हैं, इसलिए आक्सीकरण अवस्था या परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर। आगे देखो, वही कारण है कि संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु क्यों बना लेती हैं। देखो, इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लिया करो तो आपको समझना आसान हो जाएगा। संक्रमण धातु पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे में मिश्रणीय है, मतलब मिल जाते हैं, तथा विभिन्न संक्रमण धातुओं के मिश्रण को ठंडा करने पर मिश्र धातु बनती है। संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होता है। इस क्रिस्टल जालक में एक धातु परमाणु को दूसरे धातु परमाणु से आसानी से विस्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार मिश्र धातु बनती है, जैसे क्रोमियम को निकिल में विलय या क्रोमियम निकिल मिश्र धातु बनाया जा सकता है। मिश्र धातु अपनी जनक धातुओं की तुलना में अधिक कठोर होते हैं, उच्च गलनांक वाली तथा अधिक संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं। अब इसका अर्थ समझिए। आप लोग थोड़ा सा पढ़ोगे, लेकिन इसको जब अपने माइंड में इसको बैठाओगे कि ये कह क्या रहा है कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो मिश्र धातु बनाने के हकदार क्यों होते हैं, आसानी से मिश्र धातु क्यों होते हैं। कोई भी दो पदार्थ मिश्र धातु तभी बनाएगा जब आपस में मिलने की क्षमता होगी। तो जो संक्रमण धातु होते हैं, इनकी जो आकार लगभग समान होने के कारण ये एक दूसरे पर मिश्रणीय है, मिल जाते हैं, और इनको गला करके यदि मिलाया जाए और ठंडा कर दिया जाए तो मिश्र धातु बन जाता है। बस खत्म कहानी। देखो भाई साहब, कारण ये होता है कि जैसे हमारा आकार और आपका आकार बराबर है, एक कुर्सी दे दिया जाए तो उस कुर्सी में आप भी बैठ सकते हो और हम भी बैठ सकते हैं। लेकिन वहीं पे यदि छोटा सा कुर्सी है और एक मोटा धाकड़ व्यक्ति आ जाएगा तो फिर वो बैठ नहीं सकता है, उसके बैठने में कुर्सी टूट ही जाती है। और लेकिन यदि हमारे ही आकार का कोई व्यक्ति आया, हमारे ही वजनदार का कोई व्यक्ति आया, तो हम उसको अपनी कुर्सी में बैठा लेंगे। जब कोई मेहमान आता है, यदि भारी भरकम आ गया, बोले भैया इसको आप थोड़ा सा मजबूत कुर्सी देना, नहीं तो फिर बेंच में बैठा दो, है ना, लकड़ी के कुर्सी में बैठा दो। और कमजोर व्यक्ति आया तो बोले टूट फूट पे भी दे दो भैया। ऐसे ही होता है संक्रमण धातुओं में। इनकी आकार समान होती है, इनको जहां पे बैठाएंगे आसानी से एक दूसरे को विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इनका आकार समान होता है, एक दूसरे से मिलजुल के बात करते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। जब इनको मिलाया जाता है तो आसानी से बोलते बंद बना लेते हैं, क्योंकि सम में कहीं ना कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुख्य रूप से मिश्र धातु बनाने का कारण यह है कि जो विभिन्न संक्रमण धातु हैं ये आसानी से एक दूसरे से मिल जाते हैं, इनका आकार लगभग समान है, और समान है तो एक दूसरे से विस्थापित भी हो जाते हैं। मैंने आपको कहा ना कि कुर्सी में आप बैठे हैं, आपके ही आकार का कोई व्यक्ति आया, आपके ही वजन का कोई व्यक्ति आया, तो आप उसे आसानी से बैठा सकते हैं। तो ऐसे ही संक्रमण धातु किसी से जुड़ा है तो आसानी से उसको हटाकर कोई दूसरा भी जुड़ सकता है। तो संक्रमण धातु एक दूसरे पर मिश्रणीय है, आकार लगभग बराबर है, पिघलाकर इन्हें मिलाने पर, ठंडा करने पर ये मिश्र धातु बन सकते हैं, तथा धातु एक दूसरे को प्रतिस्थापित भी कर सकते हैं। इसलिए ये आसानी से मिश्र धातु बनाते हैं। मुख्य कारण यह है कि लगभग आकार समान है और एक दूसरे पर मिश्रणीय है। ठीक है, इसलिए बच्चों ये जो है आसानी से मिश्र धातु बना लेते हैं। आगे देखिए, प्रश्न देखिए, Fe2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या Mn2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या से कम होता है क्यों? इसके पहले स्थायी अवस्था में समझाया गया था, और यहां पर आप देखो फिर से समझना। Fe2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या Mn2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या से कम होती है। कम किसकी होगी? जिसका आकार थोड़ा सा कम होगा। और त्रिज्या किसकी अधिक होगी? जिसका आकार थोड़ा सा अधिक होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसका रीजन की बात करता हूं जब Fe की तो इसका परमाणु क्रमांक है 26। जब बात करता हूं Mn की, इसका परमाणु क्रमांक 25। जब ये 2 पॉजिटिव में बदलता है तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है 24। जब ये 2 पॉजिटिव में बदलता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो इसका हो जाता है 23। सॉरी, Mn हो गया ये, Mn। ठीक है, अब आप बताओ कि आकार किसका कम होगा, किसका अधिक होगा? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं आकर्षण उसका अधिक होता है, आकार उतना ही कम होगा, त्रिज्या उतना ही कम होगी। बस इसका लॉजिक छोटा सा है।
कि भाई साहब मैं जब Fe की बात करता हूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है, प्रोटॉन अधिक है, नाभिक से आकर्षण भी अधिक होगा। ये नाभिक है मान लीजिए, धनात्मक भाग, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आकर्षण ज्यादा होगा। जब आकर्षण ज्यादा होगा तो आकार में कहीं ना कहीं क्या होगी, कमी होगी। आप लोग पढ़े हो ना कि बाएं से दाएं चलते हैं तो पहले आपका Mn आता है, फिर Fe आता है। तो बाएं से दाएं चलते हैं तो आकार में भी कमी होती है और त्रिज्या में भी कमी होती है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है और नाभिक के आकर्षण बल के कारण थोड़ा कहीं ना कहीं आकार में कमी आती है। देखो Fe का परमाणु क्रमांक 26 है, Mn के परमाणु क्रमांक 25 से अधिक है। बिल्कुल सही है सर। अधिक परमाणु क्रमांक होने से नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अधिक है, फलतः नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उतना ही प्रबल होगा। प्रबल आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन मेद को भीतर की ओर खींचता है, जिससे आकार में कमी आती है। कुल मिलाकर बच्चों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, इसलिए Fe2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या Mn2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या से कम होती है। आसान नहीं है समझना और इतना कठिन भी नहीं है जितना कि आप लोग डर जाओ। सीधा एकदम सिंपल है कि Fe2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, जैसे मैं अभी यहां पे समझा रहा था, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन ज्यादा है, नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा है, और आकर्षण बल ज्यादा है तो आकार में कमी आएगी, और आकार में कमी आएगी तो त्रिज्या में भी कमी आएगी। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं है, फिर से समझ लो कि भाई साहब Fe2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 है, ठीक है, और Mn2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या 23 है, पहली बात। और वैसे भी भाई साहब जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, और आकर्षण बल जिसका ज्यादा होगा उसका आकार उतना ही कम होगा, त्रिज्या उतना ही कम होगी। मैंने ये कहा कि ये मान लीजिए परमाणु है, नाभिक में धन आवेश है, यहां इलेक्ट्रॉन है। यदि बच्चों ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, इसलिए आकार में थोड़ी सी कमी आएगी, संकुचन होगा। तो Fe2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या सब अधिक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, इसलिए आकार में थोड़ी सी कमी आ जाती है और त्रिज्या में भी थोड़ी सी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, यदि जो अभी तैयार नहीं करेगा ना बाद में पेपर के बाद पछताएगा कि वास्तविक रूप से सर बोल रहे थे यार ऐसे पढ़ लो, हमने नहीं पढ़ा। चलिए फटाफट करते चलते हैं भाई साहब। कितने क्वेश्चन हो गए जानते हो? ठीक है, लगातार हम आपको करा रहे 7, 3, 10 हो गए भाई। 11 नंबर में 3 प्रश्न हैं, मतलब 13 प्रश्न हो जाएंगे। संक्रमण धातु में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, क्यों? कारण क्या है? क्या कारण है भाई साहब? देखो आपने आपको बताया कि संकुल यौगिक अर्थात जैसे आपका मान लीजिए मिश्र धातु बनाता है तो आकार लगभग क्या होता है, बराबर होता है, एक दूसरे पर मिश्रणीय होते हैं, एक दूसरे को विस्थापित कर सकते हैं, तो आपका तो मिश्र धातु बनाने का तात्पर्य हो गया। लेकिन संकुल धातु, संकुल यौगिक बनाने का तात्पर्य क्या है? संकुल यौगिक वही बना सकता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, जो लिगेंड के साथ बंध बनाने की क्षमता रखता है। अब आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है? देखो जो संक्रमण धातु होते हैं बच्चों उसमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो जोड़ा ले सकता है, लिगेंड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, और धातु इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है। तो संक्रमण धातुओं के पास ऐसे अयुग्मित डी कक्षक हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब एक प्रकार से प्रवेश कर सकता है, अर्थात संक्रमण धातु में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होती है। इस कारण से ये संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, फिर से समझना कि जो आपका लिगेंड होता है संकुल यौगिक में जो आपका लिगेंड होता है, संकुल यौगिक का अलग चैप्टर है, उसमें जो लिगेंड होता है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, और संक्रमण धातुओं के पास ऐसे कक्षक उपस्थित होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए संकुल यौगिक बनाते हैं। जैसे देखो लिगेंडों द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए इन तत्वों में आयनों में रिक्त ऑर्बिटल्स होते हैं, खाली कक्षक होते हैं, इस कारण से संकुल यौगिक बनाते हैं। दूसरा कारण है इन तत्वों के आयनों का आकार कम तथा नाभिकीय आवेश उच्च होता है, जिसके कारण ये आयन या अणु लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 2 फैक्ट हैं। पहला फैक्ट आपको बताया कि इनके पास रिक्त डी कक्षक है, रिक्त डी कक्षक है जो कि इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण कर सकते हैं, है ना भाई, इनके पास वो जगह है जो कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दे तो ग्रहण कर ले। और दूसरा ये भी है
कि आकार तो कम होता है लेकिन आवेश उच्च होता है, जिस कारण से लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हीं दो कारणों से ये संकुल यौगिक बनाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, जिंक, कैडमियम और पारा, इसको हम संक्रमण तत्व नहीं मानते, क्यों? देखो, संक्रमण तत्व की परिभाषा ये है कि जिसमें अयुग्मित डी कक्षक हो, मतलब डी में पूर्ण रूप से 10 इलेक्ट्रॉन ना भरे हों, डी में 10 इलेक्ट्रॉन ना भरे हों। लेकिन जिंक की बात करते हैं, इसमें 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 4s2। और जब हम बात करते हैं कैडमियम की बात बच्चों, तो इसमें 4D में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 5s2। और जब हम पारा की बात करते हैं तो 5d10 और इसमें 6s2। तो इसमें डी में पूरे इलेक्ट्रॉन, इसमें भी पूरे इलेक्ट्रॉन, यानी बाह्यतम कोश में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जबकि संक्रमण धातुओं की परिभाषा है कि ऐसे तत्व जिनमें n-1d उपकोष आंशिक रूप से भरे हो, मतलब अयुग्मित हो, तभी वो संक्रमण तत्व कहलाता है। लेकिन इसमें अयुग्मित नहीं रहता, सबके सब युग्मित है। जिंक, कैडमियम, Hg ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा जिंक में 3d10 4s2, कैडमियम में 4d10 5s2, Hg में 5d10 6s2 अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। बाकी ये संक्रमण तत्व के बीच में ही है, अलग से कहीं नहीं है, डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसको मानते नहीं है। इसका कारण यह है कि भाई साहब, परिभाषा संक्रमण तत्व का यह है कि जिसमें n-1d उपकोष आंशिक रूप से भरा हो, मतलब डी कक्षक जो है कहीं ना कहीं अयुग्मित हो। लेकिन जो जिंक है, कैडमियम और पारा है, जिंक, कैडमियम और पारा है, इसमें सब में भाई साहब डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन है, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, आंशिक नहीं, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, स्थायी है। स्थायी होने के कारण इन्हें हम संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं, या ऐसा कहा जाता है कि संक्रमण तत्व का गुण प्रदर्शित नहीं होता, क्यों? ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कि जिंक, कैडमियम, पारा जो है संक्रमण तत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्यों, क्या कारण है, या इसको हम संक्रमण तत्व नहीं मानते, क्यों? वही कारण। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलते हैं। टाइटेनियम को आश्चर्यचकित धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई साहब ये मजबूत है। आश्चर्यजनक धातु वही हो सकता है जो मजबूत होगा। ठीक है भाई, कठोर है, गलनांक उच्च है, ऊष्मा विद्युत का सुचालक है, संक्षारण प्रतिरोधी है, इसका उपयोग टैंक, तो बंदूक या रक्षात्मक कवच बनाने में किया जाता है, इसलिए आश्चर्यचकित धातु है। यार वैसे बन जाएगा, तुम लोग बहुत अच्छे आदमी हो ना भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन करते चलो यार। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है कहानी, बड़ा लंबा चौड़ा है, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ सेशन। ये देखो भाई, यहां तक है, यहां तक चलेगी कहानी, अभी 2 पेज और है, 5-6 क्वेश्चन है, क्योंकि भाई साहब अभी 10 उधर हो गए, 3 ये क्वेश्चन, 13 हो गया, अभी समाप्त नहीं हुआ कहानी, मैराथन चल रहा है ना। जो बच्चे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही मात्र आपको एमपी बोर्ड में एकमात्र चैनल है जो आपको विश्वसनीयता के साथ, आंसर के साथ बच्चों आपको हेल्पफुल वीडियोस देता है। थक गया यार, 40 मिनट हो गए हैं बच्चों, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। टाइटेनियम को आश्चर्यचकित धातु क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि ये कठोर होता है, गलनांक क्वथनांक भी उच्च होती है, विद्युत का सुचालक भी होता है, और संक्षारण मतलब आसानी से ये नष्ट नहीं होता है। इसका उपयोग टैंक, तो बंदूक व रक्षात्मक कवच बनाने में किया जाता है। और सुपर फास्ट रिवीजन है बच्चों, तो टाइम पास भी हमको नहीं करना, आगे चलना है। TiO2 श्वेत है, जबकि TiCl3 बैगनी है। देखो भाई साहब, इसको मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा। ये माइक भी ना यार आज धोखा देता है कभी कभी ये। चलो देखो देखो देखो, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं तब तो लिखते बनेगा। देखो बच्चों, मेरे भाषा में समझना तो आप समझ जाओगे। TiO2 श्वेत है, मतलब रंगहीन है। ठीक है, TiCl3 ये आपका रंगीन है, बोला रंगीन है। अब देखो, इसमें जो है 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। कितना ऑक्सीजन बच्चों? 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो Ti4 पॉजिटिव में। एक बार क्वेश्चन देख लूं, ठीक है, चलो बढ़िया है। इसका रीजन मैं बताता हूं कि 2 ऑक्सीजन है बच्चों, एक ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, मतलब 2 ऑक्सीजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। TiCl3 की बात करता हूं तो क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, तो टाइटेनियम में यहां पे 3 पॉजिटिव है। अब यहां पे आपको एक डाउट हो जाएगा, एक बार फिर से समझा देता हूं भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन ही है यार। TiO2 में टाइटेनियम जो है वो 4 पॉजिटिव है, और TiCl3 में जो टाइटेनियम है वो 3 पॉजिटिव है। अब आगे थोड़ा समझते हैं।
टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 22। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 22। तो 22 में जब 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, आप ही बताओ, जब 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कितना बचेगा? टाइटेनियम में होता है परमाणु क्रमांक 22, और जब 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया बच्चों, तो टाइटेनियम जब 4 पॉजिटिव बना, तो यहां पर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और आपका 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 और आपका 3d में 0 इलेक्ट्रॉन। लेकिन टाइटेनियम आपका 22 है, जब ये 3 पॉजिटिव हुआ तो 3 पॉजिटिव में इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे 19। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d1। अब d में इलेक्ट्रॉन है। आप ही बताओ, आपको बताया गया है कि वही जो परमाणु है रंगीन बनाएगा जिसमें अयुग्मित d कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें d में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जब d में 1 इलेक्ट्रॉन है तो कहीं ना कहीं इसमें dd संक्रमण संभव है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे जा सकता है, इसलिए इसमें dd संक्रमण संभव है। अब थोड़ा सा इसका उत्तर पढ़ेंगे तब तो क्लियर हो पाएगा। TiO2 में टाइटेनियम 4 पॉजिटिव अवस्था में है, ठीक है सर, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d 0 है। d में 0 भाई, कहां कहानी बता रहे हो सर, ये देखो d में 0 है। आगे चलते हैं। d इलेक्ट्रॉन के अभाव से dd संक्रमण नहीं पाया जाता। इसमें dd संक्रमण नहीं पाया जाएगा, कारण TiO2 श्वेत है, जबकि TiCl3 में Ti3 अवस्था में है। मतलब TiCl3 में आपका 3 पॉजिटिव है। अब जब 3 पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1। अतः अयुग्मित d इलेक्ट्रॉन उपस्थित के कारण TiCl3 में dd संक्रमण पाया जाता है और फलस्वरूप बैंगनी रंग का होता है। देख लो भाई साहब, TiO2 में Ti4 पॉजिटिव है। इस स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d में 0 है। जब d में 0 है तो इसमें dd संक्रमण नहीं पाया जाता है। dd संक्रमण का तात्पर्य यह होता है कि d कक्षक इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएं, या फिर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर। कहने का मतलब आपके घर में 4 कमरे, चारों कमरे में व्यक्ति नाचने लग जाए, तो जब इलेक्ट्रॉन नाचने कूदने लग जाता है तो वो dd संक्रमण होता है। अब यहां पे जब TiCl3 की बात की जाती है तो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, और जब 3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल 19, तो d में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब इसमें d में 1 इलेक्ट्रॉन है तो आपका dd संक्रमण पाया जाता है, और dd संक्रमण पाए जाने के कारण जो TiCl3 वो बैंगनी रंग का होता है। और TiO2 में भाई साहब किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता, dd संक्रमण नहीं होता, इसलिए वो आपका श्वेत है। आगे चलते हैं इसी क्रम में कि संक्रमण धातुओं की प्रथम पंक्ति में क्रोमियम तक अनुचुंबकत्व बढ़ता है फिर घटने लगता है। देखो सीधा है, कोई भी पदार्थ अनुचुंबकीय हो गया, अनुचुंबकत्व का गुण दर्शाता है, क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे, जैसे क्रोमियम में 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। फिर कॉपर, जिंक, क्रोमियम, देखिए क्रोमियम में 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहले समझो फिर से, संक्रमण धातु की प्रथम पंक्ति में क्रोमियम तक अनुचुंबकत्व बढ़ता है। इसका कारण यह है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले बढ़ती है और फिर घटने लगता है। इसका मतलब यह होता है कि फिर से युग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, जैसे आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। डी में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। अब बात यह की जा रही है कि जब यहां से यहां तक पहुंचते हैं, यहां से यहां तक पहुंचते हैं, क्रोमियम तक पहुंचते हैं, तो यहां तक पहुंचने में डी में 1-1 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्या बच्चों? 1-1 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो युग्मन बढ़ेगा, और जैसे जैसे युग्मन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसका अनुचुंबकत्व का मान घटने लगता है। अनुचुंबकत्व का जो प्रभाव है वो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, मतलब अनुचुंबकत्व या अनुचुंबकीय गुण का मान बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी होगी, युग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग जाएंगे, तो वही अनुचुंबकत्व का मान भी कम होने लगता है।
लो भैया, अध्याय समाप्त। कहने का तात्पर्य आपने समझ गया होगा भाई साहब कि क्रोमियम तक जाने से पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। देख लो, संक्रमण धातु की प्रथम पंक्ति में क्रोमियम तक अयुग्मित डी कक्षक यानी डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती है तथा फिर युग्मन प्रारंभ होने के कारण इनकी संख्या घटती जाती है। जैसे जैसे क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम तक जाएंगे तो अयुग्मित पहले डी में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 इलेक्ट्रॉन, तो बढ़ेगा। फिर से भाई साहब 6 इलेक्ट्रॉन जैसे हुए तो युग्मन शुरू हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर है। क्रोमियम 3d5 तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होने लगती है? घटने लगती है, युग्मन प्रारंभ हो जाता है। इस कारण से बच्चों फिर अणुचुंबकत्व भी घटने लगता है। आगे चले बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के। अगला देखिए, संक्रमण धातु एवं उनके अनेक यौगिक अणुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। बिल्कुल सिंपल है। संक्रमण धातु अणुचुंबकीय व्यवहार दर्शाने का कारण यह है कि संक्रमण धातु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस मैं शाब्दिक रूप से बताता हूं। जब किसी यौगिक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यौगिक के भीतर चुंबकत्व तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। ठीक है, यदि भीतर का चुंबकत्व तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का साथ देता है तो उसे अणुचुंबकीय गुण कहते हैं। बढ़िया परिभाषा दे दिया, क्या बढ़िया डीप में है कि भाई किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो पदार्थ के अंदर के इलेक्ट्रॉन भी चुंबकत्व का साथ देते हैं। जब किसी यौगिक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो भीतर के जो यौगिक के भीतर चुंबकत्व बाहरी चुंबकत्व क्षेत्र से प्रभावित होता है, अंदर वाला भी प्रभावित हो गया। कहने का मतलब बाहर बैंड बज रहा है तो अंदर वाला व्यक्ति भी डांस करने लग जाए, तो वो उत्सुकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र अपना बैंड बजाया तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बैंड बजाने लग जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उनमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यदि भीतर का चुंबकत्व बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का साथ देने लग जाए तो उसे अणुचुंबकीय गुण, मतलब पदार्थ को आकर्षित करने लग जाए। यदि यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो अणुचुंबकत्व प्रबल हो जाता है, अर्थात किसी यौगिक में अणुचुंबकत्व की मात्रा उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर होती है। संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अतः वे अणुचुंबकीय होते हैं। कुल मिलाकर के वही निष्कर्ष निकला ना जो पहले क्वेश्चन मैंने भी आपको समझाया कि भाई साहब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कोई भी संक्रमण धातु है यदि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका अणुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। ये फैक्ट है। कोई भी संक्रमण धातु है यदि उसमें बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आपका अणुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। और यहां पर बढ़िया शाब्दिक रूप से परिभाषा भी दिया गया, बढ़िया बढ़िया समझाया गया है बच्चों कि जब मान लीजिए कोई यौगिक के चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो यौगिक के अंदर भीतर भी एक घटना होने लगती है। बाहर बैंड बज रहा है तो अंदर भी बैंड बजने लग गया, अंदर बैंड बजने लग गया मतलब उसके अंदर भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो रहा है, अंदर भी इलेक्ट्रॉन डांस करने लग जाते हैं। अब वो बाहर के चुंबकीय क्षेत्र का साथ देने लग जाते हैं, बाहर के चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होने लग जाते हैं। जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो युग्मित होने के लिए सोचते हैं कि कोई तो इलेक्ट्रॉन दे दे। जैसे आप लोग अकेले हो, दोस्ती बनाने के लिए किसी का साथ तो चाहिए ही। तो ऐसा ही होता है भाई साहब कि अकेले हमको मार्केट जाना है, कोई साथ होता, दोस्त होता तो अच्छा होता। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी आपके विपरीत बंधे इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाने की क्षमता रखते हैं और सोचते हैं कि कोई मिल जाए, इसलिए वो चुंबकत्व का गुण दर्शाने लग जाते हैं। तो कोई भी आपका संक्रमण धातु होगा उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दी है तो आपका अणुचुंबकीय गुण दर्शाता है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है वो प्रबल चुंबकत्व होता है अणुचुंबकीय गुण के रूप में, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है बच्चों तो वो थोड़ा सा अणुचुंबकत्व कम दर्शाता है। इसके पहले क्वेश्चन में यही तो बताया था कि जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है अणुचुंबकत्व का मान बढ़ता है, लेकिन जैसे ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है बच्चों तो अणुचुंबकत्व का मान घटने लग जाता है। समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। भाई साहब इसकी परमाणुकरण एंथैल्पी उच्च होती है क्योंकि भाई साहब इसमें बंध मजबूत होता है। एंथैल्पी का मतलब होता है कि तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। देखो, संक्रमण धातुओं में उच्च प्रभावी न्यूक्लियर आवेश तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या होती है, इसलिए वो बहुत मजबूत होते हैं, धात्विक बंध बनाते हैं। परिणाम स्वरूप संक्रमण धातुओं को परमाणुकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनके बीच जो बंध होता है प्रबल होता है, इनको तोड़ने के लिए कहीं अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए भाई साहब इसकी एंथैल्पी उच्च होती है। इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ ही नहीं है कि ये कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, धात्विक बंध बनता है और इनके बीच बंध जो होता है अत्यधिक प्रबल होता है, इसलिए इसको जब हम तोड़ना चाहेंगे तो अधिक ऊर्जा लगेगी, इसलिए परमाणुकरण की एंथैल्पी थोड़ी सी अधिक होती है। और बच्चों अगला क्वेश्चन है, इसे आप लोग अपने भाषा में लिखोगे, ये आपकी मर्जी है
कि संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं। क्यों? इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि डी में जो होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से समझोगे। मान लीजिए डी में है बच्चों, ये डी में 5 कक्षक हैं, ठीक, थोड़ा समझिएगा। 5 कक्षक हैं, 5 कक्षक में आपका 2 उच्च ऊर्जा स्तर मैंने कहा, और ये 3 जो हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर के कहला गए। अब इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है, इलेक्ट्रॉन यहां से गति करता है, तो यह बच्चों दृश्य प्रकाश से एनर्जी लेता है, दृश्य प्रकाश से ऊर्जा लेता है। अब इस दृश्य प्रकाश में कई सारे रंग होते हैं, तो जिन रंगों को वो अवशोषित कर लेता है वो दिखाई नहीं देता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से चला निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर, जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे जाता है तो आप सबको पता है कि ये ऊर्जा लेता है। क्या ऊर्जा लेता है? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है बच्चों, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है तो क्या करता है? ऊर्जा लेता है। और जब ऊर्जा लेता है तो कुछ रंगों को अवशोषित कर लेता है, कुछ रंगों को अवशोषित कर लेता है और कुछ रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है। और जिसको रिफ्लेक्ट करता है मतलब उत्सर्जित कर, जिसको अवशोषित नहीं करता वही रंग हमें दिखाई देता है। फिर से समझो, संक्रमण धातु भाई साहब इसमें डी कक्षक है, इसमें जो 2 ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर। आप शाब्दिक रूप से समझ लो, लिख लोगे आसानी से। जब ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो दृश्य प्रकाश से एनर्जी लेते हैं। अब दृश्य प्रकाश में कई रंग होते हैं, तो कुछ रंगों को अवशोषित कर लेते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, और जिसे अवशोषित नहीं करते वो हमें दिखाई देता है। देखो, संक्रमण धातु आयनों का रंग अपूर्ण रूप से भरे हुए n-1 डी कक्षक के कारण होता है। मतलब डी कक्षक में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इसी कारण से रंगीन यौगिक बनाता है। ये सबको पता है कि पहले भी कई क्वेश्चन में आपने करा कि भाई साहब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही डीडी संक्रमण पाया जाता है। मतलब डीडी संक्रमण का तात्पर्य यही है, डीडी संक्रमण, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं। अब देखो, संक्रमण धातु आयनों में जिनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन का डी कक्षक से एक कक्षक से दूसरे कक्षक में प्रवेश करते हैं, संक्रमण होता है। इस संक्रमण के समय वे दृश्य प्रकाश के कुछ विकिरणों को अवशोषण कर लेते हैं। देखो मैंने क्या समझाया, कुछ को अवशोषित कर लेते हैं तथा शेष विकिरण को रंगीन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। मतलब जिसको अवशोषित कर लिए वो तो ठीक है, और जिसको नहीं किए वो ही रंग हमें दिखाई देता है। अतः आयन का रंग उनके द्वारा अवशोषित रंग के पूरक होता है। मतलब अवशोषित रंग के उल्टा होता है। जिस रंग को ले लिया उसकी आवश्यकता उसको नहीं है, वो दिखाई कौन देगा भाई? उसके पूरक रंग। ठीक है, अतः आयन का रंग उसके अवशोषित रंग के पूरक होता है। उदाहरण के लिए ये जो आयन है वो नीला दिखता है क्योंकि यह दृश्य प्रकाश के लाल रंग को अपनी ओर क्या कर लेता है बच्चों? लाल रंग को इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना के लिए अवशोषित करता है, अतः उसका पूरक नीला रंग दिखाई देता है। ऐसे कुछ आयन्स ऐसे बच्चों, Cu4 पॉजिटिव नीला दिखता है, Mn2 पॉजिटिव बैगनी दिखता है, Fe2 पॉजिटिव हरा दिखता है, Cr3 पॉजिटिव बैगनी, Mn3 पॉजिटिव गुलाबी, Fe3 पॉजिटिव पीला दिखाई देता है। और आखिरी क्वेश्चन आज का, संक्रमण धातु एवं उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों? उत्प्रेरक का कार्य होता है कि अपने जगह प्लेटफॉर्म उपस्थित कराना। जैसे आपको मार्केट जाना है, रात हो गया तो आपको सोना है, तो आप क्या करोगे? कहीं रूम लोगे तो आपको क्या मिलेगा? होटल। तो होटल क्या करता है? आपका एक माध्यम बन जाता है। होटल में रहकर आप अपने शहर में जो भी काम है निपटा सकते हो। ऐसे ही जो संक्रमण धातु होते हैं ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्योंकि अपने जगह एक प्लेटफॉर्म उपस्थित करा के रखे हैं कि हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आ जाओ, जिसको जिसको आना है पहले बंध बना लो हमारे साथ, फिर आपस में जुड़ करके चले जाना। जैसे भाई बहुत दूर से बारात आई है, बोले गांव में तो जगह नहीं है, क्या करेंगे? बोले यार शहर में प्लेटफॉर्म बना है मैरिज गार्डन। अब उस मैरिज गार्डन में क्या करेंगे? जाएंगे, घराती भी आएंगे, बाराती भी आएंगे, शादी समारोह होगा, खाओ पियो, पैसा दो और चले जाओ। ऐसे हमारे उत्प्रेरक साहब होते हैं। इनके पास कक्षक है, ज्यादा ऊर्जा स्तर अंतर नहीं रहता है। n-1 डी कक्षक भी है और n का भी वाहतम कोष का ns कक्षक भी है। ये सब के सब क्या करते हैं? प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं, स्थान प्रदान कर रहे हैं। इस संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं कि आ जाओ भाई पहले हमारे साथ बंध तो बनाओ, जुड़ो तो। बोला तू आ पहले, आ जा बंध बना ले। दूसरा है तू आ जा बंध बना ले। अब तुम्हारे बीच क्या समझौता है? करवा दिए भाई समझौता, और समझौता हो गया तो आपस में बंध बना ले, फिर तुम चले जाओ। उत्प्रेरक क्या होता है? अब क्रिया की दर को घटा भी देता है, बढ़ा भी देता है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है, वो नहीं बदलता।
आप यदि बात करोगे कि मार्केट में आपका जो मैरिज गार्डन है वो वहीं रहेगा, लोग जाएंगे वहां बैठेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, कचरा फैलाएंगे, लेकिन साफ सफाई फिर से होगा, मैरिज गार्डन वही रह जाएगा। ऐसे ही जो संक्रमण धातु होते हैं एक अच्छे उत्प्रेरक की बात करते हैं, किसी भी अभिक्रिया के दर को घटाते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। पहले जाएंगे, बंद बनाएंगे, पहले मैरिज गार्डन में जाओगे, सोओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन फिर से मैरिज गार्डन खाली होगा। ऐसे ही संक्रमण धातुओं में रिक्त स्थान होते हैं। डी कक्षक में, एनएस कक्षक में समानता ऊर्जा दर्शाती है, एनएस और n-1d कक्षक उपस्थित होते हैं, आसानी से आकर संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाते हैं और आपस में क्रिया दर्शाने में संपन्न कराते हैं। संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि n-1d कक्षक और एनएस कक्षक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर पाया जाता है, जिससे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। ये भाई साहब इसका उत्तर है ही नहीं है। एक अच्छा उत्प्रेरक होता है क्यों? इसका उत्तर तो भाई साहब ये जो उत्तर है इसके पहले भी ये तो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, उसका उत्तर लिख गया है। इसलिए कहते हैं ना, लिखते समय थोड़ा सा यदि ध्यान ना दो तो गड़बड़ हो ही जाता है। कोई बात नहीं भाई साहब, आप लोग इसको तैयार कर लेना। मैंने जो समझाया था कि ये आप लिख सकते हो कि संक्रमण धातु परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और तत्वों के साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। इस कारण से ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था दर्शाती। थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ लिखा हुआ है ये। इसका उत्तर यहां पर देखो, आप लोग देखो, मजा आ जाएगा। संक्रमण धातु अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि इन धातुओं में रिक्त डी कक्षक की उपलब्धता एवं परिवर्तित संयोजकता विभिन्न आक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने के कारण अस्थायी माध्यमिक युग्म संकलन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अतः यह निम्न सक्रियण ऊर्जा विकल्प प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ये अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक पृष्ठ या सतह प्रदान करता है। मैंने जो आपको समझाया वही चीजें, जिससे अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होकर के क्रिया पूर्ण कर लेते हैं। मैंने क्या समझाया आपको कि अच्छे उत्प्रेरक है क्योंकि इसमें डी कक्षक रिक्त है और ये सतह प्रदान करता है। रिक्त डी कक्षक के कारण इस सतह प्रदान करता है। इनमें परिवर्ती आक्सीकरण अवस्थाएं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो ये सतह प्रदान करने के कारण ऐसा होता है। इसलिए आप लोग देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन है बच्चों, एक और क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसे आप लोग तैयार कर लेना। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? ठीक है, ये परिभाषा है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब, बाकी हम आप लोगों के लिए लगातार क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन आज का ये मैराथन क्लास आपको कैसा लगा प्लीज बताना जरूर, क्योंकि बच्चों आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूं और आप लोगों का प्यार सपोर्ट तो चाहिए ही। यदि आपका प्यार और सपोर्ट एक थम्स अप के रूप में मिल जाए, लाइक करके शेयर कर दें, तो निरंतर आप लोगों के लिए बच्चों मेहनत करता हूं और करता रहूंगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।